हेलो एवरीवन। आज आप सभी को एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक करवाने वाला हूं, एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइंस। काफी सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक काफी पूछा जा रहा है और बेहद पसंद भी किया जा रहा है। इस टॉपिक में काफी सारी सिंपल सिंपल चीजें हैं, पता नहीं स्टूडेंट्स को इसमें क्या दिक्कत आती है। चलिए मैं आपको इसको क्लियर करवाता हूं। देखिए, एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं बट डीसी सप्लाई के थ्रू ट्रांसमिशन कर रहे हैं। अब जनरली जो जनरेट होता है वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, और जो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे घर तक जो पहुंचता है वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। बट बीच में डीसी ट्रांसमिशन की जरूरत क्यों पड़ जा रही है? होता क्या है कि जो एसी होता है दोस्तों, उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के इफेक्ट की वजह से काफी सारी अनवांटेड चीजें आ जाती हैं। जैसे इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है, कैपेसिटेंस का चार्जिंग इफेक्ट होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, और भी कई तरीके की चीजें, स्किन इफेक्ट, कोरोना लॉस। अब अगर हमें हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना है, बहुत लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करना है और बहुत ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है, तो हम लोग इस स्कीम को यूज करते हैं, एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइंस। तो इसका फायदा यह है कि डीसी में बहुत सारी चीजें जो एसी के अंदर दिक्कत देती हैं वो नहीं होती। अब बारी बारी से जानेंगे ऐसी क्या क्या है। पहला पॉइंट देखिए, लिखा है कि जैसे इसको हम लोग यूज करते हैं बल्क पावर ट्रांसमिट करने के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन एचवीडीसी लाइंस सस्ती पड़ती हैं और लॉसेस भी कम होते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए याद रखिए। तीसरा पॉइंट है, इट इंटरकनेक्ट्स द नेटवर्क दैट हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इसका क्या मतलब है? अगर आपने एसी सप्लाई पैदा की 50 हर्ट्ज पे और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 100 हर्ट्ज पे या किसी भी और फ्रीक्वेंसी पे, तो आप ऐसे दो सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं अगर बीच में डीसी लिंक है तो। क्योंकि डीसी की अपनी कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, 0 हर्ट्ज होती है, तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एसी सिस्टम्स को भी इससे कनेक्ट किया जा सकता है। तो दो एसिंक्रोनस लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिंक्रोनस लिंक को ये कनेक्ट कर देती है। एचवीडीसी लाइन इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एचवीडीसी हम लंबी दूरी के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन कितनी लंबी दूरी के लिए? तो देखिए, इट इज इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस हैविंग अ लेंथ मोर देन 600 किलोमीटर, और अंडरग्राउंड केबल के लिए 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अगर केबल है तब। ये देखिए, ये इसका एक ग्राफ भी है जिसमें दिखाया गया है आपको कि अगर आप इस पॉइंट से, इस ब्रेक इवन डिस्टेंस से पहले देखेंगे, तो ये स्टेशन की कॉस्ट है जिसमें डीसी की कॉस्ट ज्यादा है, एसी की कम है। मतलब इस डिस्टेंस से पहले एसी की कॉस्ट कम है, एसी इकोनॉमिकल है, और इस डिस्टेंस के बाद एसी की कॉस्ट ज्यादा है, मतलब डीसी इकोनॉमिकल है। तो यहां पर कौन सा इकोनॉमिकल है? डीसी। और इधर कौन सा इकोनॉमिकल है? एसी। और ये डिस्टेंस कितनी है? 600 है ओवरहेड लाइन के लिए, 50 है केबल्स के लिए। समझ में आया? देखिए, एचवीडीसी सिस्टम काम कैसे करता है। यहां पर इनपुट में एक एसी सिस्टम होता है, और जो जनरेशन एसी में होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी फाइनल एसी में होगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? एक पहले ट्रांसफॉर्मर हम लगाते हैं हाई स्टेप अप करने के लिए, और फिर हम लोग लगाते हैं एक रेक्टिफायर जो कि करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट। फिर डीसी के थ्रू ट्रांसमिशन होगा, यहां पे ये ओवरहेड लाइन है। फिर हम लोग लगाते हैं इन्वर्टर, वापस डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, और एचवीडीसी ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन करते हैं। यहां पे मतलब ट्रांसफॉर्मर है ये, सिंपली इसको स्टेप डाउन करते हैं, और फिर यहाँ पे एसी हमें मिल जाती है। तो ये सिस्टम है। इसमें डिटेल में अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम को देखिए, ये एक एसी सब स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, यहां पर और क्या क्या चीजें हैं? एक ये ट्रांसफॉर्मर है स्टेप अप करने के लिए। फिर देखिए यहां पे कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, मतलब रेक्टिफायर लगा हुआ है ना। और फिर इसके बाद ये डीसी में कन्वर्ट हुआ। अब डीसी जो हमें मिलता है मेरे दोस्त, वो मिलता है पल्सेटिंग नेचर का। ऐसा पल्सेटिंग नेचर का डीसी मिलता है, उसको हमें और स्मूथ बनाना होता है स्मूथनिंग रिएक्टर लगा के। ये बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, फिर से रिएक्टर लगा है, यहां पे आपका इन्वर्टर लगा है, और ये ट्रांसफॉर्मर के थ्रू एसी सब स्टेशन, खत्म काम। एक और फिगर है मेरे दोस्त, इसमें डिटेल में एक बार देखना पड़ेगा कि क्या क्या लगा है। देखो, इसमें मेनली जो लगा है ना मेरे भाई, वो एसी फिल्टर्स लगे हैं। देखो, एसी स्टेशन पे एसी फिल्टर्स लगे होते हैं, और डीसी साइड डीसी फिल्टर होता है। ये देखिए, ये पूरा डीसी फिल्टर है।
तो बेसिकली मैं आपको बस फिल्टर्स बताना चाह रहा हूं कि एसी साइड पर भी अपने फिल्टर्स होते हैं और डीसी साइड पर भी अपने फिल्टर्स होते हैं। और जो रेक्टिफायर हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितने पल्स का यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये लेटेस्ट हम लोग 12 पल्स का यूज करते हैं। दो रेक्टिफायर यूज करते हैं, एक ये रहा एक ये रहा। क्लियर। फिर दो इन्वर्टर यहां भी यूज करेंगे, यहां आगे दिखाया नहीं है लेकिन आपको बस मैं फिल्टर्स दिखाना चाह रहा था कि एसी साइड के भी फिल्टर होते हैं और डीसी साइड के भी फिल्टर्स होते हैं। क्लियर है। और एक डीसी रिएक्टर भी है। सबको समझ में आ गया ना। चलो, एडवांटेजेस ऑफ एचवीडीसी। बहुत सारे सिंपल सिंपल एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला एडवांटेज ये है कि डीसी में सिर्फ दो कंडक्टर्स होंगे, एसी के 3 फेज में 3 कंडक्टर्स होंगे, तो डीसी में कंडक्टर की सेविंग हो जाती है जिससे कॉस्ट भी कम हो जाता है। डीसी के अंदर कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता, कोई स्किन इफेक्ट का फिनोमेना नहीं आएगा, कोई प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का फिनोमेना नहीं आएगा। आप सबको पता होगा कि कोरोना लॉस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मेरे दोस्त F+25 के, और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो कोरोना लॉस भी एचवीडीसी में क्या हो जाएगा, कम। ट्रांसमिशन लॉस घट जाता है दो कंडक्टर से। इंडक्टेंस नहीं होगा डीसी के लिए, है ना, तो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होगा, नो वोल्टेज ड्रॉप। चार्जिंग करंट नहीं होगी, डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा, ना तो इंडक्टेंस होगा ना कैपेसिटेंस होगा, तो कोई डाइलेक्ट्रिक लॉस भी नहीं होगा। एचवीडीसी में केबल की लाइफ बढ़ जाती है, ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिलती है, और जो मैंने आपको बताया था कि ये काम करता है एसिंक्रोनस कनेक्शन का बिटवीन टू एसी स्टेशंस, इंटरकनेक्ट टू सब स्टेशन विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसके लिए ग्राउंड क्लियरेंस कम चाहिए होता है, इसके टावर सस्ते होते हैं। और एचवीडीसी सिस्टम में, अच्छा, जैसे कि हम बात करते हैं सर एसी सिस्टम में 3 फेज कंडक्टर से करंट रिटर्न के लिए या तो ग्राउंड होगा या न्यूट्रल होता है ना। करंट रिटर्न भी तो आएगी, जो करंट जाएगी वो वापस भी तो आएगी, तो न्यूट्रल के थ्रू आ जाएगी। लेकिन एचवीडीसी में किसके थ्रू रिटर्न आएगी। अब जैसे एचवीडीसी में एक आगे हम लिंक पढ़ेंगे, मोनोपोलर लिंक। उस मोनोपोलर लिंक में एक ही कंडक्टर होता है, लेकिन रिटर्न पाथ जो बनता है वो ग्राउंड के थ्रू बनता है। तो इसीलिए एचवीडीसी में फायदा यह है कि अर्थ को रिटर्न की तरह यूज कर लिया, अर्थ के थ्रू करंट रिटर्न पाथ की तरह आ जाती है, तो कंडक्टर में और सेविंग हो गई, है ना। इट डज नॉट जनरेट और एब्जॉर्ब एनी रिएक्टिव पावर। एचवीडीसी में रिएक्टिव पावर का भी दिक्कत नहीं है, और ये वेरी एक्यूरेट है और लॉसलेस होता है। समझ गए। बहुत सारे एडवांटेज है एचवीडीसी के, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जहां भी अच्छाई होगी भाई बुराई तो होगी ही होगी, है कि नहीं। क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो हम रेक्टिफायर और इन्वर्टर लगा रहे हैं ना, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो कॉस्टली इक्विपमेंट्स, इनकी वजह से हार्मोनिक्स भी आ जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एक ही समस्या है कि ये हमारी सर्किट के अंदर कचरा डाल देते हैं, हार्मोनिक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है जो कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं। डीसी के केस में जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका साइज भी बड़ा होता है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, तो सर्किट ब्रेकिंग भी इजी नहीं है। और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है, तो उसी के वोल्टेजेस को चेंज करेगा। अगर हमें बीच में किसी सब स्टेशन पे डीसी को लेना है ना, तो हमें स्टेप डाउन करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है हमारे पास। एचवीडीसी को हम स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। नो ट्रांसफार्मर फॉर चेंजिंग वोल्टेज लेवल। हीट लॉस होता है और सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब जो दिक्कतें हैं वो भी है और अच्छाइयां तो अच्छाइयां हैं, इसीलिए लॉन्ग लाइंस के लिए हम लोग एचवीडीसी को प्रेफर करेंगे, है ना, 600 किलोमीटर से ऊपर। अब देखिए 3 तरीके की लिंक होती है, एक मोनोपोलर, एक बाईपोलर और एक होमोपोलर। मोनो मतलब एक होता है बेटा, बाई मतलब दो होता है, होमो होता है सेम, है ना, होमोजीनियस मतलब सेम होता है। मोनोपोलर में देखिए एक लिंक होगी, एक कंडक्टर होगा, यहां पर कन्वर्टर 1 रेक्टिफायर, यहां इन्वर्टर और एक कंडक्टर। ये जो कंडक्टर होता है ये नेगेटिव पोलैरिटी का होता है। किस पोलैरिटी का, नेगेटिव पोलैरिटी का। तो इस चीज को आप लोग याद कर लेंगे। बाइपोलर देखेंगे तो बाइपोलर में दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे एक ये करंट जा रही है, यहां से करंट वापस आ रही है, समझ गए। बीच में दो कन्वर्टर्स की एक अर्थिंग दे रखी है, दोनों रेक्टिफायर्स दोनों इन्वर्टर्स के बीच में अर्थिंग कर देते हैं, समझ गए। फिर देखिए ये नेगेटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी, ये कौन सा है, होमोपोलर। दोनों कंडक्टर्स की पोलैरिटी सेम और वो भी नेगेटिव, ठीक है।
एक यहां पर बीच में अर्थिंग कर दी, वहां पे बीच में अर्थिंग कर दी। अच्छा ये सर बीच में अर्थिंग क्यों कर रहे हैं? सोचो, ये वाले पे फॉल्ट आ गया, ये पूरी की पूरी लाइन उड़ गई, खत्म हो गई तहस नहस। तो फिर मेरे भाई करंट इससे जाएगा और इस अर्थ के थ्रू होके वापस यहां से रिटर्न आ जाएगा, तो अर्थ रिटर्न पाथ का काम करेगी। तो ये इंडिपेंडेंटली फिर एक सर्किट तो जिंदा रहेगा, पावर तो देता रहेगा ना कम से कम। इसलिए वही सारी चीजें दोस्तों यहां पर लिखी हुई है कि मोनोपोलर में सिंगल कंडक्टर होता है नेगेटिव पोलैरिटी का, अर्थ को रिटर्न पाथ की तरह देखते हैं। बाइपोलर में दो कंडक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर कोई भी एक लिंक काम करना बंद कर देती है तो मोनोपोलर के जैसा ये काम करने लगता है। हाफ ऑफ द सिस्टम कंटिन्यूस सप्लाइज द पावर। होमोपोलर में दो कंडक्टर्स होते हैं सेम पोलैरिटी के। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एचवीडीसी? तो नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फेज डिस्प्लेसमेंट सर्च प्रॉब्लम, ये तो सही बात है, कोई इंडक्टेंस कैपेसिटेंस नहीं होता। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई डीसी वोल्टेज, बताओ भाई क्या इलेक्ट्रिक पावर हम हाई डीसी वोल्टेज पे जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो यही नॉट ट्रू हो गया। बाकी भी देख लेते हैं। डीसी ट्रांसमिशन में कोई स्टेबिलिटी प्रॉब्लम या सिंक्रोनाइजिंग डिफिकल्टी नहीं होती, करेक्ट है। और दो कंडक्टर चाहिए, ये भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। एचवीडीसी सब स्टेशन हैज मोर देन टू कन्वर्टर स्टेशन, कुछ छूट गया है क्या? नहीं, एक एचवीडीसी सब स्टेशन में दो से ज्यादा कन्वर्टर स्टेशंस हैं और इंटरकनेक्टिंग टर्मिनल लाइंस है, मतलब आपस में काफी सारी लाइंस कनेक्ट कर रही हैं और दो से ज्यादा स्टेशंस है, मतलब काफी सारे कन्वर्टर्स काफी सारे रेक्टिफायर्स है। तो ऐसे स्टेशन को हम लोग मल्टी टर्मिनल डीसी सब स्टेशन कहते हैं। ठीक है। Which of the following for HVDC transmission is incorrect? इनकरेक्ट कौन सा इनमें से? नो स्किन इफेक्ट सही है। हाई कोरोना लॉस गलत है भाई, कोरोना लॉस ज्यादा नहीं कम होता है। हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज ठीक है, गुड वोल्टेज रेगुलेशन ये भी ठीक है। Which of the following methods is not a valid method for maintaining the voltage within limits in extra high voltage transmission line? वोल्टेज को कंट्रोल करने का मेथड इनमें से कौन सा सही नहीं है? शंट रिएक्टर, जी हाँ, इसको हम लोग ओवर वोल्टेज कंडीशन, याद आया फेरांटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट में यूज करते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर, इसको भी हम लोग अंडर वोल्टेज में यूज करते हैं, है ना। हेवी लोडेड जब होता है सिस्टम हमारा तब यूज करते हैं इसको, लाइट लोड पर शंट रिएक्टर को, और सिंक्रोनस कंडेंसर को हेवी लोड पे। जो शंट कैपेसिटर बैंक है उसका भी सेम ही काम है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग वोल्टेज कंट्रोल के लिए यूज नहीं करते, वोल्टेज वेरी करने के लिए यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस डैश इन द एसी ट्रांसमिशन लाइन एंड डैश इन द डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो क्या डाइलेक्ट्रिक लॉस एसी में होता है? बिल्कुल होता है। डीसी में होता है? नहीं, तो आंसर हो जाएगा अकर्स एंड डज नॉट अकर। Which type of interconnection system does not require synchronization? मतलब हमें दो सिस्टम्स के बीच में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन को नहीं देखना है, दोनों 50 हर्ट्ज पे हैं कि नहीं, 50 हर्ट्ज सेम स्पीड पे है कि नहीं। तो बीच में हम लोग अगर डीसी डाल दिए तो पहला और दूसरा सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन, एचवीडीसी इंटरकनेक्शन। Which of the following is not a method of energy conservation? है ना, यूजिंग सॉलिड कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ बंडल्ड। अगर हम बंडल्ड की जगह सॉलिड कंडक्टर्स यूज करेंगे तो क्या इससे एनर्जी कंजर्व होगी? जी नहीं दोस्तों, जो सॉलिड कंडक्टर होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है, तो और ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है सॉलिड के अंदर, इसीलिए ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है। स्टैटिक वार कंट्रोलर्स का यूज करें, हाँ ये एनर्जी कंजर्वेशन करेगा। यूजिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स टू कंट्रोल वोल्टेज लेवल, ये भी ठीक है। एचवीडीसी को यूज करें टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, जी हाँ, क्योंकि ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, तो कहीं ना कहीं एनर्जी सेविंग ही होगी। एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इंडस्ट्रियली एक्सेप्टेड इंसुलेटर्स यूज्ड इन एचवीडीसी, इसे बताइए। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली एक्सेप्टेड इंसुलेटर्स कौन सा होता है एचवीडीसी में? पोर्सिलेन नहीं होता है मेरे भाई, एचवीडीसी में हम लोग यूज करते हैं टफन्ड ग्लास, हाई रेजिस्टेंस टफन्ड ग्लास, है ना। इसका फायदा क्या होता है, दिखता कैसे है, देखिए ये होता है टफन्ड ग्लास। आजकल आप देखेंगे काफी सारी जगह हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी हाई है, टफन्ड ग्लास है, इस वजह से इसमें डिस्टेंस बढ़ जाता है
जिससे से लीकेज करंट कम हो जाती है, पॉल्यूशन भी कम हो जाता है इसमें। स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस वेरी हाई प्योरिटी ऑफ ग्लास व्हिच मेक्स इट लेस सेंसिटिव टू आयनिक एक्यूमुलेशन, मतलब धूल मिट्टी वगैरह इस पे जमा नहीं होती, तो कोई भी इस पर स्पार्किंग वगैरह के चांसेस मतलब कम हो जाते हैं। एचवीडीसी में इसको यूज करते हैं। अब दोस्तों ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। यहां तक जितने भी बच्चे आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, आप लोग बहुत तरीके से सारी की सारी चीजों को सीख रहे हैं। इस पूरी की पूरी 10 मिनट सीरीज को आप तरीके से फॉलो करिए, आई एम श्योर आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने ही बताने हैं, और वीडियो लाइक तो करनी ही करनी है, अगर लाइक नहीं किया तो पाप हो जाएगा भाई। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.